कहानी शुरू होती है साइबरट्रॉन नाम के उस ग्रह से जहां कभी एनर्जन की नदियां बहा करती थीं, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। एनर्जन की सप्लाई बंद हो चुकी थी और इसी वजह से साइबरट्रॉन के ट्रांसफॉर्मर्स को जमीन के अंदर से एनर्जन निकालकर अपना जीवन चलाना पड़ रहा था। लेकिन साइबरट्रॉन हमेशा से ऐसा नहीं था। बहुत पहले इस ग्रह की शुरुआत खुद प्राइमस से हुई थी। उसने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपनी जीवन शक्ति का बलिदान देकर खुद को साइबरट्रॉन में बदल दिया था। उसके बाद साइबरट्रॉन के कोर से पहले प्राइम्स का जन्म हुआ, जिन्हें आने वाली पीढ़ियों का नेतृत्व और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मिली। इन्हीं प्राइम्स को शक्ति देने के लिए प्राइमस ने बनाया था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। जब तक मैट्रिक्स प्राइम्स के पास थी, साइबरट्रॉन पर एनर्जन भरपूर मात्रा में बहता रहा और पूरा ग्रह उसी ऊर्जा से जिंदा रहा। लेकिन फिर एक दिन मैट्रिक्स गायब हो गई और उसके गायब होते ही साइबरट्रॉन की किस्मत भी बदल गई। एनर्जन का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर्स को जमीन के अंदर जाकर एनर्जन की खुदाई करनी पड़ने लगी। इसी दुनिया में रहता था हमारा मुख्य किरदार ओरायन पैक्स। ओरायन बाकी माइनर्स जैसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, वो भी जमीन के अंदर एनर्जन की खुदाई करता था और उसके पास ट्रांसफॉर्म होने वाला कॉग भी नहीं था। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, क्या हमारी जिंदगी बस इतनी ही है? जहाँ बाकी माइनर्स अपने काम को अपनी किस्मत मान चुके थे, वहीं ओरायन को लगता था कि उसके अंदर इससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता है। उसे साइबरट्रॉन के पुराने इतिहास को जानने का जुनून था और इसी वजह से वो अक्सर ऐसी जगहों तक पहुंच जाता था जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। एक दिन ओरायन साइबरट्रॉन के पुराने आर्काइव में घुस जाता है। वहां उसे प्राइम्स और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप से जुड़ी पुरानी जानकारी मिलती है। लेकिन इससे पहले कि वो इस रहस्य की तह तक पहुंच पाता, सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और अब शुरू होती है ओरायन की एक और मुसीबत। क्योंकि ओरायन के पास कॉग नहीं था, वो ट्रांसफॉर्म होकर भाग भी प्लेस भी नहीं सकता था। उसके पीछे भाग रहे गार्ड्स उससे ज्यादा तेज थे। लेकिन ठीक वक्त पर उसका सबसे अच्छा दोस्त D-16 वहां पहुंच जाता है और गार्ड्स का ध्यान भटकाकर ओरायन को बचा लेता है। D-16 और ओरायन की दोस्ती काफी अलग थी। ओरायन हमेशा बड़े सपने देखता था, जबकि D-16 जमीन से जुड़ा हुआ था। उसका मानना था कि वे दोनों सिर्फ माइनर्स हैं और उन्हें अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन ओरायन हार मानने वालों में से नहीं था। वो D-16 को समझाता है कि अगर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वापस मिल जाए तो साइबरट्रॉन पर फिर से एनर्जन बह सकता है और उन्हें जिंदगी भर खदानों में काम नहीं करना पड़ेगा। D-16 उसकी बात सुन तो लेता है, लेकिन उसे ओरायन की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो हर बार नियम तोड़कर किसी नई मुसीबत में फंस जाता था। फिर भी दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि एक मुसीबत में पड़ता तो दूसरा उसे अकेला नहीं छोड़ता। इसी दौरान साइबरट्रॉन के माइनिंग सेक्टर में एक हादसा हो जाता है। ओरायन और बाकी माइनर्स एनर्जन की खुदाई कर रहे होते हैं कि अचानक सुरंग में विस्फोट होने लगता है। सभी को बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है, लेकिन तभी जैज नाम का एक माइनर चट्टानों के नीचे फंस जाता है। ओरायन के पास दो रास्ते थे, या तो वो बाकी लोगों के साथ बाहर निकल जाए या फिर वापस जाकर जैज को बचाए। और हमेशा की तरह ओरायन ने दूसरा रास्ता चुना। वो अपनी जान जोखिम में डालकर जैज को बचाने के लिए वापस सुरंग में चला जाता है। आखिरकार वो जैज को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस हादसे का पूरा दोष माइनिंग की जिम्मेदार एलिता 1 पर डाल दिया जाता है। एलिता ने तो नियमों के हिसाब से ही काम किया था, लेकिन सिस्टम को सच से ज्यादा किसी बलि के बकरे की जरूरत थी, इसलिए उसे डिमोट कर दिया जाता है। ये देखकर ओरायन भड़क जाता है। वो अपने वरिष्ठ डार्कविंग से भिड़ जाता है और उसे साफ साफ बता देता है कि एलिता की गलती नहीं थी। डार्कविंग गुस्से में ओरायन को सबक सिखाने वाला ही होता है कि D-16 बीच में आ जाता है और अगले ही पल D-16 खुद मुक्का खा जाता है। ओरायन उसे देखता रह जाता है। D-16 दर्द में होने के बावजूद बस इतना कहता है कि वो ठीक है। यही उनकी दोस्ती थी। एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम्हारे लिए खुद चोट भी खा लेता है। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि बहुत जल्द यही दोस्ती साइबरट्रॉन का भविष्य बदलने वाली है। क्योंकि उसी दिन साइबरट्रॉन के सबसे बड़े नेता सेंटिनल प्राइम अपने एक मिशन से वापस लौटने वाले थे और पूरा साइबरट्रॉन उनकी वापसी का इंतजार कर रहा था। क्योंकि सबको उम्मीद थी कि इस बार सेंटिनल प्राइम अपने साथ वो चीज लेकर आए होंगे जिसका इंतजार पूरे ग्रह को था, मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। लेकिन जब सेंटिनल की घोषणा हुई तो उन्होंने एक बार फिर कहा कि मैट्रिक्स उन्हें नहीं मिली। फिर भी उन्होंने लोगों का हौसला बनाए रखा और अगले दिन होने वाली आयकॉन 5000 रेस की घोषणा कर दी। पूरे शहर में जश्न शुरू हो गया। लेकिन ओरायन के दिमाग में उस वक्त रेस नहीं चल रही थी, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि उसने D-16 की तरफ देखकर एक ऐसा फैसला कर लिया था जो दोनों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में डालने वाला था। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी।
अगले दिन आयाकॉन 5000 शुरू होने वाली थी। पूरे शहर के ट्रांसफॉर्मर्स स्टेडियम की तरफ जा रहे थे। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, कौन जीतेगा। लेकिन ओरायन के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा था। वो जानता था कि D16 ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए बाकी रेसर्स के मुकाबले उनके पास कोई खास फायदा नहीं था। फिर भी ओरायन ने D16 को मना लिया कि उन्हें बस एक मौका चाहिए। अगर वे किसी एक ट्रांसफॉर्मर को भी पीछे छोड़ देते हैं तो शायद लोगों को पहली बार एहसास होगा कि माइनर्स भी किसी से कम नहीं हैं। D16 को यह आइडिया शुरू में पागलपन लगता है, लेकिन दोस्ती के आगे आखिर उसे झुकना पड़ता है। दोनों चुपके से रेस ट्रैक के पास पहुंचते हैं। ओरायन पहले से जेट पैक का इंतजाम कर चुका था। जैसे ही रेस शुरू होती है, दोनों जेट पैक की मदद से ट्रैक पर कूद पड़ते हैं और फिर पूरे स्टेडियम में हंगामा मच जाता है, क्योंकि पहली बार माइनर्स खुद आयाकॉन 5000 में दौड़ रहे थे। शुरुआत में दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कई खतरनाक बाधाएं आती हैं, लेकिन ओरायन और D16 एक दूसरे की मदद करते हुए उन्हें पार करते जाते हैं। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगता है कि दोनों सच में रेस जीत सकते हैं, लेकिन जेटपैक की ताकत खत्म होने लगती है। अब दोनों फिर पीछे हो जाते हैं। फिर भी ओरायन हार नहीं मानता। उसे एक बूस्टर दिखाई देता है और दोनों उसकी मदद से फिर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते वे कई रेसर्स को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन तभी एक रेसर D16 को टक्कर मार देता है। D16 जमीन पर गिर जाता है। अब ओरायन के सामने एक बार फिर वही फैसला था, रेस पूरी करनी है या दोस्त को छोड़ना है। और ओरायन रेस छोड़ देता है। वो D16 को उठाता है और दोनों धीरे धीरे फिनिश लाइन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब तक बाकी सारे रेसर्स रेस खत्म कर चुके थे। दोनों सबसे पीछे रह जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी इस कोशिश को कोई बहुत ध्यान से देख रहा था। वो था सेंटिनल प्राइम। सेंटिनल को दोनों की हिम्मत पसंद आती है, इसलिए जब दोनों को उम्मीद होती है कि अब उन्हें सजा मिलेगी, तभी सेंटिनल खुद उनके सामने पहुंच जाता है। लेकिन सजा देने के बजाय वो उनकी तारीफ करता है। ओरायन और D16 के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। जिस सेंटिनल प्राइम को पूरा साइबरट्रॉन अपना सबसे बड़ा हीरो मानता था, वही आज उनके सामने खड़ा था। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। सेंटिनल के वहां से जाते ही डार्क विंग पहुंच जाता है। उसे इन दोनों का रेस में शामिल होना बिल्कुल पसंद नहीं आया था और वो दोनों को ऐसी जगह भेज देता है जहां जाने की कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। सब लेवल 50, साइबरट्रॉन का वो हिस्सा जहां पुराने कबाड़ और बेकार चीजें जमा की जाती थी। वहां पहुंचकर दोनों की मुलाकात होती है एक बेहद अजीब ट्रांसफॉर्मर से। उसका नाम था B127, यानी बम्बलबी। बम्बलबी इतना ज्यादा बोलता था कि कुछ ही मिनटों में D16 परेशान हो जाता है। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो इस जगह पर काफी लंबे समय से अकेला रह रहा था और साइबरट्रॉन से आने वाले कबाड़ में से अजीब अजीब चीजें इकट्ठी करता रहता था। तभी ओरायन की नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। वो कोई साधारण मशीन नहीं थी, वो एक इमरजेंसी संदेश था और इस संदेश में एक नाम था, अल्फा ट्रायन। ओरायन जैसे ही संदेश को एक्टिव करता है, उसके सामने हजारों साल पुरानी जानकारी खुलने लगती है। अल्फा ट्रायन और बाकी प्राइम्स साइबरट्रॉन की सतह पर एक मिशन पर गए थे और उनके संदेश में एक लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स थे। ओरायन तुरंत समझ जाता है, अगर अल्फा ट्रायन ने खुद ये संदेश भेजा था तो शायद उस जगह पर मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप के बारे में कोई सुराग जरूर होगा, और अगर मैट्रिक्स मिल गई तो शायद साइबरट्रॉन पर फिर से एनर्जन बह सकता है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, साइबरट्रॉन के आम ट्रांसफॉर्मर्स को सतह पर जाने की अनुमति नहीं थी। D16 भी पहले इस प्लान के खिलाफ होता है, लेकिन ओरायन उसे समझाता है कि अगर वे मैट्रिक्स तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो शायद उनकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आखिरकार D16 तैयार हो जाता है। अब सवाल था, सतह तक पहुंचेंगे कैसे? तभी बम्बलबी उन्हें एक रास्ता दिखाता है, कबाड़ को सतह तक ले जाने वाली एक ऑटोमेटिक ट्रेन। तीनों चुपके से उसी ट्रेन में घुस जाते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, उन्हें देख लेती है एलिटा 1। एलिटा अब पहले वाली स्थिति में नहीं थी। वो अपने साथ हुई बेइंसाफी के बाद भी सिस्टम के नियमों को मानती थी और इन तीनों को पकड़ना चाहती थी। वो ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। एलिटा हार मानने वाली नहीं थी। वो ट्रेन के पीछे दौड़ती है और आखिरकार उसी के साथ साइबरट्रॉन की सतह तक पहुंच जाती है। और पहली बार ओरायन, D16, बम्बलबी और एलिटा साइबरट्रॉन की असली सतह देखते हैं। चारों कुछ पल के लिए बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि नीचे जिस दुनिया को उन्होंने हमेशा देखा था उसके बिल्कुल उलट सतह पर हरियाली थी, खुला आसमान था और एक ऐसी दुनिया थी जिसे उन्होंने सिर्फ पुरानी कहानियों में सुना था। लेकिन उनका ये आश्चर्य ज्यादा देर नहीं रहता। अचानक आसमान में एक विशाल जहाज दिखाई देता है, क्विंटेशंस, साइबरट्रॉन के सबसे बड़े दुश्मन। चारों तुरंत छिप जाते हैं। वो जहाज कुछ देर तक इलाके को स्कैन करता है और फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। अब चारों अल्फा ट्रायन के कोऑर्डिनेट्स की तरफ बढ़ते हैं। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखाई देती है और जैसे ही वे उसके अंदर जाते हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर उन्हें दिखाई देते हैं प्राइम्स के शव। वही प्राइम्स
जिन्हें साइबरट्रॉन की रक्षा करने वाला सबसे महान योद्धा माना जाता था। D16 की नजर एक खास प्राइम पर पड़ती है, मेगाट्रॉनस प्राइम, जिसे वो बचपन से अपना आदर्श मानता था। D16 के चेहरे पर पहली बार ऐसा दर्द दिखाई देता है जिसे वो शब्दों में भी नहीं बता सकता। और तभी गुफा के अंदर एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ओरायन पीछे मुड़कर देखता है। एक प्राइम का शरीर अभी पूरी तरह मृत नहीं हुआ था, उसके अंदर अभी भी स्पार्क चल रहा था। ओरायन तुरंत उसे एनर्जन देता है और अगले ही पल वो प्राइम आंखें खोल देता है। अल्फा ट्रायोन जिंदा था, लेकिन जैसे ही अल्फा ट्रायोन की नजर इन चारों पर पड़ती है, वो हैरान रह जाता है। वो पूछता है, तुम लोग कौन हो? ओरायन जवाब देता है कि वे साइबरट्रॉन के माइनर्स हैं और वे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की तलाश में यहाँ आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि मैट्रिक्स को वापस लेकर वे सेंटिनल प्राइम को देंगे और साइबरट्रॉन पर फिर से एनर्जन का प्रवाह शुरू कर देंगे। लेकिन सेंटिनल प्राइम का नाम सुनते ही अल्फा ट्रायोन का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में कहता है, सेंटिनल? कोई प्राइम नहीं है। चारों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, क्योंकि जिस सेंटिनल को उन्होंने अपना रक्षक समझकर पूजा था, अल्फा ट्रायोन उसी को झूठा बता रहा था। और फिर अल्फा ट्रायोन उन्हें बताता है, तुम जिस दुनिया को सच समझकर जी रहे हो, वो पूरी की पूरी एक झूठ है। यहीं से ओरायन और उसके दोस्तों के सामने साइबरट्रॉन का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। अल्फा ट्रॉन की बात सुनकर ओरायन और उसके तीनों साथी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। जिस सेंटिनल प्राइम को वे साइबरट्रॉन का सबसे बड़ा रक्षक समझते थे, अल्फा ट्रायोन उसी के बारे में कह रहा था कि वो प्राइम ही नहीं है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर सेंटिनल ने ऐसा क्या किया था? अल्फा ट्रायोन उन्हें साइबरट्रॉन के उस पुराने युद्ध की सच्चाई बताना शुरू करता है, जिसकी वजह से आज पूरा ग्रह इस हालत में पहुंच चुका था। हजारों सालों से साइबरट्रॉन का युद्ध क्विंटेशंस के साथ चल रहा था। प्राइम वॉरियर्स लगातार उनसे लड़ रहे थे और अपने ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सेंटिनल, जो उस समय असली प्राइम्स का एक करीबी साथी था, उनके पास एक खबर लेकर आया। उसे पता चला था कि क्विंटेसॉन्स के बड़े बड़े कमांडर एक गुप्त जगह पर इकट्ठा होने वाले हैं। सेंटिनल ने प्राइम्स को समझाया कि अगर उन सभी कमांडरों को एक साथ खत्म कर दिया जाए तो शायद हमेशा के लिए ये युद्ध खत्म हो सकता है। प्राइम्स को उसकी बात पर भरोसा था। आखिर सेंटिनल उनका अपना साथी था, इसलिए वे उसके बताए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्राइम्स के पहुंचने से पहले ही वहां क्विंटेसॉन्स की सेना मौजूद थी। ये कोई मिशन नहीं था, ये एक जाल था। प्राइम्स चारों तरफ से घिर चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सभी प्राइम्स एक साथ लड़ने लगे। दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन प्राइम्स लगातार उन्हें पीछे धकेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे ये लड़ाई जीत जाएंगे। लेकिन तभी सेंटिनल ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। प्राइम्स को कुछ समझ आता उससे पहले ही सेंटिनल ने एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। जिस साथी पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया था, वही उनकी मौत का कारण बन चुका था। अल्फा ट्रायोन बताते हैं कि सेंटिनल का असली मकसद साइबरट्रॉन को बचाना नहीं था, वो सिर्फ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप हासिल करना चाहता था। लेकिन सेंटिनल ये नहीं समझ पाया था कि मैट्रिक्स सिर्फ ताकतवर होने से किसी को नहीं मिलती, उसे वही हासिल कर सकता है जिसे प्राइमस खुद योग्य समझे, और सेंटिनल उस लायक नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने मैट्रिक्स को हासिल करने की कोशिश की, मैट्रिक्स गायब हो गई। यानी सेंटिनल ने प्राइम्स को तो मार दिया, लेकिन वो शक्ति हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए उसने ये सब किया था। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, साइबरट्रॉन पर अपनी सत्ता बनाए रखना, और इसके लिए उसने क्विंटेशंस के साथ एक समझौता कर लिया। लेकिन ओरायन के लिए ये सब सुनना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए सेंटिनल सिर्फ कोई नेता नहीं था, वो एक आदर्श था। D16 तो सेंटिनल को अपना हीरो मानता था, और अब उसे पता चल रहा था कि जिस इंसान जैसी शख्सियत पर उसने भरोसा किया, वही हजारों ट्रांसफॉर्मर्स को गुलाम बनाकर रखे हुए थी। लेकिन अल्फा ट्रायोन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो उन्हें गुफा से बाहर देखने के लिए कहता है। चारों धीरे धीरे बाहर आते हैं, और वहाँ जो नजारा उन्हें दिखाई देता है, उसे देखकर किसी को भी अल्फा ट्रायोन की बात पर शक नहीं रहता। सामने क्विंटेसंस का जहाज मौजूद था, और उसके सामने खड़ा था सेंटिनल प्राइम। लेकिन इस बार सेंटिनल किसी दुश्मन से लड़ नहीं रहा था, वो क्विंटेसंस के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। और फिर उनके लिए एनर्जॉन से भरे कंटेनर भेजे जाने लगे। ओरायन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का झूठ खुल चुका था। जिस एनर्जॉन को निकालने के लिए वे रोज जमीन के अंदर अपनी जान जोखिम में डालते थे, वही एनर्जीकॉन सेंटिनल क्विंटेसंस को दे रहा था। D16 के अंदर गुस्सा फूट पड़ता है। उसके लिए ये सिर्फ धोखा नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी के साथ किया गया मजाक था। लेकिन तभी अल्फा ट्रायोन एक और चौंकाने वाली बात बताता है। साइबरट्रॉन पर पैदा होने वाला कोई भी ट्रांसफॉर्मर जन्म से बिना कॉग के नहीं होता। हर ट्रांसफॉर्मर के पास अपना ट्रांसफॉर्मेशन कॉग होता है। फिर माइनर्स के पास क्यों नहीं था? क्योंकि उनके कॉग उनसे जन्म के बाद नहीं, बल्कि पहले ही निकाल लिए गए थे। सेंटिनल ने जानबूझकर इन ट्रांसफॉर्मर्स को कॉगलेस बनाया था, ताकि वे कभी ट्रांसफॉर्म न कर सकें और हमेशा माइनर्स बनकर काम करते रहें। यानी जिस चीज को वे अपनी किस्मत समझते आए थे, वो असल में सेंटिनल की बनाई हुई व्यवस्था थी। D16 अब खुद को रोक नहीं पाता, वो सेंटिनल को खत्म करना चाहता है। लेकिन अल्फा ट्रायोन उन्हें समझाता है कि
कि सिर्फ गुस्से से साइबरट्रॉन नहीं बदलेगा। अगर उन्हें सच में सेंटिनल को रोकना है तो उन्हें ताकत भी चाहिए और सबूत भी। और फिर अल्फा ट्रायन एक ऐसा फैसला करता है जो चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। वो अपने साथ ही प्राइम्स के बॉडीज से उनके ट्रांसफॉर्मेशन कॉग्स निकालता है और ये कॉग्स ओरायन, D16, एलिटा और बम्बलबी को दे देता है। कुछ ही पलों में उनके शरीर बदलने लगते हैं, उनके अंदर नई शक्ति दौड़ने लगती है। पहली बार वे ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। ओरायन अपने नए रूप को देखकर हैरान था। D16 के चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था और बम्बलबी तो अपनी नई ताकत देखकर खुशी से पागल हो जाता है। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा देर नहीं टिकते, क्योंकि सेंटिनल के सैनिक अल्फा ट्रायन तक पहुंच चुके थे। अल्फा ट्रायन समझ जाता है कि अब वक्त बहुत कम है। वो ओरायन से कहता है कि उसे किसी भी हालत में वापस आयाकॉन सिटी पहुंचकर सबको सेंटिनल की सच्चाई बतानी होगी, क्योंकि अगर शहर के लोगों को सच पता चल गया तो सेंटिनल की सत्ता ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अल्फा ट्रायन उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाता है जो सीधे साइबरट्रॉन के अंदर जाने वाला था। ओरायन, D16, एलिटा और बम्बलबी उस रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन अल्फा ट्रायन वहीं रुक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उनके साथ गया तो सेंटिनल के सैनिक उनका पीछा करते हुए शहर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अकेला दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में सेंटिनल के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और अल्फा ट्रायन को सीधे सेंटिनल के सामने ले जाया जाता है। सेंटिनल के सामने उसका पुराना साथी खड़ा था, वही अल्फा ट्रायन जिसने उसकी सारी सच्चाई जान ली थी। सेंटिनल उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था और आखिरकार अल्फा ट्रायन को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ ओरायन और उसके साथी शहर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सेंटिनल के सैनिक उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ ही देर में उन पर हमला हो जाता है। लड़ाई के दौरान ओरायन और उसके साथी अलग हो जाते हैं। जब ओरायन को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। उसके सामने कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स खड़े थे जिन्हें सेंटिनल ने सालों पहले साइबरट्रॉन से बाहर कर दिया था। इनका नेता था स्टारस्क्रिम। ये वही पुराने हाई गार्ड्स थे जो सेंटिनल की असलियत पहले से जानते थे। उन्होंने सेंटिनल का विरोध किया था, इसलिए उन्हें भी छिप कर रहना पड़ा। D16 को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उनसे सवाल करता है, जब तुम्हें सच पता था तो तुमने इतने सालों तक कुछ किया क्यों नहीं? और यही सवाल माहौल को गर्म कर देता है। स्टारस्क्रिम के सामने खड़े होकर D16 चुनौती दे देता है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और इस बार D16 पहले वाला शांत माइनर नहीं था, उसके अंदर गुस्सा था। अपने साथ हुए धोखे का गुस्सा, मेगाट्रॉनस प्राइम की मौत का गुस्सा और सेंटिनल से बदला लेने की आग। लड़ाई खत्म होती है और D16 स्टारस्क्रिम को हरा देता है। अब स्टारस्क्रिम और उसके हाई गार्ड्स भी D16 के साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहीं से D16 के अंदर एक बदलाव शुरू हो चुका था। वो सिर्फ सेंटिनल को रोकना नहीं चाहता था, वो उसे मारना चाहता था। और ओरायन पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखकर सोचने लगता है, कहीं D16 खुद वही ना बन जाए जिससे हम लड़ रहे हैं। उधर सेंटिनल भी चुप नहीं बैठा था। उसे पता चल चुका था कि ओरायन और बाकी लोग जिंदा हैं और अब वो उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पूरी सेना तैयार कर रहा था। लेकिन ओरायन के पास भी अब एक प्लान था। उसके पास सेना नहीं थी, लेकिन साइबरट्रॉन में हजारों माइनर्स थे, वही माइनर्स जिन्हें सेंटिनल ने सालों से इस्तेमाल किया था। अगर ओरायन उन्हें सच्चाई बता दे तो शायद पहली बार पूरा साइबरट्रॉन सेंटिनल के खिलाफ खड़ा हो सकता था। और इसी सोच के साथ ओरायन वापस अपने पुराने साथियों के पास पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो सिर्फ एक बात नहीं बताने वाला था, वो उन सभी को बगावत के लिए तैयार करने वाला था। और दूसरी तरफ D16 भी सेंटिनल के टावर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज थी, बदला। अब ओरायन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन लोगों को अपने साथ लाना जिन्होंने पूरी जिंदगी सेंटिनल के लिए काम किया था। लेकिन ओरायन जानता था कि सिर्फ गुस्से में भाषण देने से कोई उसके साथ नहीं आएगा। इसलिए वो अपने पुराने माइनर साथियों के बीच पहुंचता है और उन्हें एक एक करके पूरी सच्चाई बताता है। वो बताता है कि उनके कॉग जन्म से गायब नहीं थे, सेंटिनल ने खुद उनसे उनके कॉग छीने थे। वो ये भी बताता है कि जिस एनर्जॉन को वे अपनी जान जोखिम में डालकर जमीन से निकालते हैं, उसका बड़ा हिस्सा उनके अपने ग्रह के लिए नहीं बल्कि क्विंटेशंस को दिया जा रहा है। माइनर्स पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन फिर ओरायन उन्हें वही सच्चाई दिखाता है जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। अब धीरे धीरे उनके अंदर भी गुस्सा पैदा होने लगता है। जिस सिस्टम को वे अपनी किस्मत समझते थे, उन्हें पता चलता है कि वो असल में गुलामी थी और अब हजारों माइनर्स ओरायन के साथ खड़े हो जाते हैं। उधर सेंटिनल को भी पता चल चुका था कि उसके खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। वो अपनी सेना को तैयार करता है और D16 तथा हाई गार्ड्स पर क्विंटेसन से गद्दारी करने का आरोप लगाने की तैयारी करता है। लेकिन D16 अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसे सेंटिनल के सामने लाया जाता है और वहीं सेंटिनल उसके सामने उसके अतीत का सबसे बड़ा राज खोल देता है। सेंटिनल बताता है कि जिस ट्रांसफॉर्मर को D16 अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता था, मेगाट्रॉनस प्राइम, उसे सेंटिनल ने खुद मारा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेगाट्रॉनस प्राइम का ट्रांसफॉर्मेशन कॉग भी निकाल लिया था।
D16 के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। जिस प्राइम को वो अपना हीरो मानता था, उसकी मौत के पीछे वही व्यक्ति था जिसे वो अपना नेता और रक्षक समझता आया था। सेंटिनल इसके बाद D16 को और अपमानित करता है। वो मेगाट्रॉनस प्राइम का निशान उसकी छाती पर बना देता है। दर्द से D16 तड़प उठता है, लेकिन इस बार वो गिरता नहीं, वो फिर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। सेंटिनल उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी बाहर से हमला शुरू हो जाता है। एलिता अपने साथियों के साथ सेंटिनल के टावर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। सेंटिनल की सेना बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि एलिता और बाकी हाई गार्ड्स कुछ ही देर में हार जाएंगे। तभी दूर से एक पूरी ट्रेन आती दिखाई देती है। उस ट्रेन में थे सैकड़ों माइनर्स। ओरायन अपने साथ उन सभी को लेकर आया था, जिसे सेंटिनल ने सालों तक कमजोर समझा। आज वही पूरी भीड़ उसके खिलाफ खड़ी थी। ट्रेन सीधे सेंटिनल के टावर में घुसती है और फिर शुरू होती है साइबरट्रॉन की सबसे बड़ी बगावत। हर तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है। माइनर्स पहली बार सेंटिनल के सैनिकों के सामने डट कर खड़े होते हैं। एलिता और बम्बलबी भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं, लेकिन ओरायन को सिर्फ लड़ना नहीं था, उसे पूरे शहर को सच्चाई दिखानी थी, क्योंकि सेंटिनल को हराने के लिए उसकी सेना को हराना काफी नहीं था। लोगों को ये समझना जरूरी था कि उनका राजा असल में कौन है, और इसके लिए ओरायन को एक खास चीज चाहिए थी, सेंटिनल के सबसे करीबी सैनिकों में से एक की मेमोरी, क्योंकि वही सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करता था। ओरायन और एलिता उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेकर ब्रॉडकास्ट स्टेशन पहुंचते हैं। वहां उसकी मेमोरी को सिस्टम से जोड़ दिया जाता है और कुछ ही सेकंड बाद पूरे आयकॉन सिटी में स्क्रीन चालू हो जाती है। लोगों के सामने सेंटिनल की असली तस्वीर दिखाई देने लगती है। वे देखते हैं कि सेंटिनल किस तरह क्विंटेसॉन्स के सामने झुकता था, कैसे वो एनर्जॉन उन्हें देता था और कैसे उसने असली प्राइम्स को धोखा दिया था। पूरा साइबरट्रॉन स्तब्ध रह जाता है। जिस सेंटिनल को उन्होंने अपना हीरो समझा था, वही उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला निकला। अब शहर में एक ही आवाज थी, सेंटिनल के खिलाफ बगावत। लेकिन इसी बीच D16 और सेंटिनल आमने सामने आ चुके थे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू होती है। सेंटिनल ताकतवर था, लेकिन D16 के अंदर जमा हुआ गुस्सा उसकी ताकत को और बढ़ा रहा था। एक वक्त ऐसा आता है जब D16 सेंटिनल पर पूरी तरह भारी पड़ने लगता है, और तभी ओरायन वहां पहुंचता है। वो D16 को रोकना चाहता है। वो उसे समझाता है कि अगर सेंटिनल ने गलत किया है तो उसे न्याय का सामना करना चाहिए, लेकिन D16 अब सुनने की हालत में नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी सेंटिनल पर भरोसा किया था, और आज उसे पता चला था कि उसी इंसान ने उसके हीरो मेगाट्रॉनस प्राइम को मार दिया था। D16 सेंटिनल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। ओरायन उसके रास्ते में आ जाता है। वो अपने दोस्त को रोकने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन D16 का गुस्सा अब उसकी समझ पर भारी पड़ चुका था, और फिर D16 हमला करता है। लेकिन वॉर सेंटिनल को लगने के बजाय ओरायन को लग जाता है। ओरायन का शरीर बुरी तरह घायल हो जाता है और वो साइबरट्रॉन के गहरे कोर की तरफ गिरने लगता है। D16 आखिरी पल में उसका हाथ पकड़ लेता है। एक पल के लिए दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। ओरायन की आंखों में अब भी भरोसा था। शायद उसे उम्मीद थी कि D16 उसे बचा लेगा, लेकिन D16 की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो कहता है कि इस बार वो उसे नहीं बचाएगा, और धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ देता है। ओरायन गहराई में गिरता चला जाता है। D16 वहीं खड़ा रह जाता है, और फिर वो सेंटिनल की तरफ मुड़ता है। अब उसके अंदर कोई रोक नहीं थी। वो सेंटिनल पर टूट पड़ता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। सेंटिनल के मरते ही D16 उसके शरीर से मेगाट्रॉनस प्राइम का कॉग निकालता है और उसे अपने अंदर लगा लेता है। उसके शरीर में जबरदस्त शक्ति दौड़ जाती है। अब वो खुद को एक नया नाम देता है, मेगाट्रॉन। लेकिन उसी वक्त साइबरट्रॉन के कोर में ओरायन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो सीधे उस ऊर्जा के पास पहुंचता है जिससे साइबरट्रॉन का जन्म हुआ था, प्राइमस। प्राइमस उसके बलिदान को देख चुका था। ओरायन ने अपनी जान इसलिए जोखिम में डाली थी ताकि दूसरों को आजाद कराया जा सके, और शायद यही उसे योग्य बनाता था। प्राइमस उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप प्रदान करता है और उसके साथ एक नया नाम, ऑप्टिमस प्राइम। अब ओरायन पैक्स नहीं था, वो साइबरट्रॉन का नया प्राइम बन चुका था। लेकिन ऊपर की दुनिया में मेगाट्रॉन अपने नए रूप और नई ताकत के साथ खड़ा था, और उसे अभी पता नहीं था कि जिस दोस्त को उसने मरने के लिए छोड़ दिया था, वही अब उसके सामने एक नए प्राइम के रूप में लौटने वाला है। लेकिन ओरायन अब वो पुराना ओरायन नहीं था, वो ऑप्टिमस प्राइम बन चुका था। उसके सीने में मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप चमक रही थी और उसके अंदर प्राइम की शक्ति आ चुकी थी। लेकिन साइबरट्रॉन पर हालात अभी भी पूरी तरह नहीं बदले थे। ऊपर मेगाट्रॉन अपनी नई ताकत के साथ सेंटिनल की सेना पर टूट पड़ा था। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसके लिए सेंटिनल को मारना ही काफी नहीं था, वो उन सभी को खत्म करना चाहता था जिन्होंने सालों तक सेंटिनल का साथ दिया था। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है, साइबरट्रॉन की सतह फटती है और उसके बीच से एक नया प्राइम बाहर निकलता है, ऑप्टिमस प्राइम। मेगाट्रॉन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं था। सामने उसका वही सबसे अच्छा दोस्त था, ओरायन पैक्स। लेकिन अब दोनों पहले जैसे नहीं थे। एक के पास मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप थी और दूसरे के अंदर
मेगाट्रॉनस प्राइम की शक्ति। मेगाट्रॉन गुस्से में ऑप्टिमस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑप्टिमस उसे समझाने की कोशिश करता है कि सेंटिनल मर चुका है और अब साइबरट्रॉन को एक नई शुरुआत की जरूरत है। लेकिन मेगाट्रॉन अब पुराने D16 की तरह सोच ही नहीं रहा था। उसके लिए अब सिर्फ ताकत मायने रखती थी। वो चाहता था कि साइबरट्रॉन उसके तरीके से चले और ऑप्टिमस समझ चुका था कि अगर उसने अभी मेगाट्रॉन को नहीं रोका तो सेंटिनल के जाने के बाद साइबरट्रॉन को एक और तानाशाह मिल जाएगा। दोनों की लड़ाई और भी खतरनाक होती जाती है, लेकिन मैट्रिक्स की शक्ति के सामने मेगाट्रॉन ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ऑप्टिमस आखिरकार उसे हरा देता है। वो मेगाट्रॉन को मारता नहीं, बल्कि उसे और उसके साथ खड़े हाई गार्ड्स को साइबरट्रॉन से बाहर जाने का आदेश देता है। मेगाट्रॉन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पास उस वक्त कोई रास्ता नहीं था। वो अपने साथियों को लेकर साइबरट्रॉन छोड़ देता है और इसी पल दो दोस्तों की दोस्ती हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल जाती है। एक तरफ ऑप्टिमस प्राइम अपने ग्रह को दोबारा खड़ा करने के लिए वापस लौटता है और दूसरी तरफ मेगाट्रॉन अपने साथियों के साथ एक नई जगह की तरफ निकल जाता है। ऑप्टिमस मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को साइबरट्रॉन के कोर से जोड़ता है और फिर अचानक पूरे ग्रह में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। सालों से सूखी पड़ी एनर्जॉन की धाराएं दोबारा बहने लगती हैं। साइबरट्रॉन फिर से जीवित होने लगता है। जिस ग्रह को सेंटिनल ने अपनी सत्ता के लिए कमजोर बना दिया था, वही ग्रह अब फिर से ऊर्जा से भर रहा था। और सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। जिन ट्रांसफॉर्मर से सेंटिनल ने उनके कॉग्स छीन लिए थे, उनके कॉग्स भी वापस आ जाते हैं। अब वे सिर्फ माइनर्स नहीं थे, अब वे भी दूसरे ट्रांसफॉर्मर्स की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। जिन लोगों को सालों तक कमजोर और निचले दर्जे का समझा गया, अब उनके पास भी अपनी पहचान और अपनी ताकत थी। ऑप्टिमस अपने साथ खड़े ट्रांसफॉर्मर्स को नए नाम और नई पहचान देता है और पहली बार साइबरट्रॉन के लोगों को ऐसा नेता मिलता है जो उनसे ऊपर खड़ा होकर शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि उनके साथ खड़ा होकर उन्हें आगे ले जाना चाहता था। लेकिन ऑप्टिमस जानता था कि क्विंटेशंस अभी खत्म नहीं हुए हैं। वो उनकी तरफ संदेश भेजता है कि अगर वे साइबरट्रॉन पर वापस आने की कोशिश करेंगे तो इस बार साइबरट्रॉन उनके सामने झुकने वाला नहीं है। इस बार साइबरट्रॉन तैयार है। उधर मेगाट्रॉन भी चुप नहीं बैठा था। वो अपने साथ आए हाई गार्ड्स को एक नया नाम देता है, डिसेप्टिकॉन्स, और उनके लिए एक नई पहचान बनाई जाती है। अब उनका मकसद सिर्फ सेंटिनल को हटाना नहीं था, उनका नया दुश्मन था ऑप्टिमस प्राइम। मेगाट्रॉन साइबरट्रॉन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। तो दोस्तों, ये थी ट्रांसफॉर्मर्स 1 की पूरी कहानी। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।